नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। हम उन विचारों की जड़ों तक पहुंचेंगे जिन्होंने भारत की नींव रखी। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये तो उन सवालों की कहानी है जो कह सकते हैं आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इस रहस्यमयी सी चीज से। ये है हड़प्पा की एक मुहर, और ये हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था बल्कि गढ़ा जा रहा था। सोचिए, इस छोटी सी मुहर में एक पूरी की पूरी सभ्यता की ना जाने कितनी अनकही कहानियां छिपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब कई परतों में छिपे हैं। तो आज हम खंडहरों, पुराने ग्रंथों और गहरे विचारों के जरिए एक एक करके इन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि भारत की कहानी की असली शुरुआत कहां से हुई। हमारा पहला पड़ाव है सिंधु घाटी सभ्यता, एक शानदार और बेहद रहस्यमयी नींव जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली शहरी क्रांति को जन्म दिया था। ये जो हम देख रहे हैं ये महज एक तालाब नहीं है, ये है मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार। उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन का आप कह सकते हैं एक जीता जागता सबूत। ये इस बात का पक्का प्रमाण है कि हजारों साल पहले यहां एक कितना व्यवस्थित और विकसित समाज बसता था। ये सभ्यता वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। मतलब सोचिए, उनके शहर पूरे ग्रिड पैटर्न में बसे थे। वो लोग मेसोपोटामिया तक, इतनी दूर तक व्यापार करते थे, और उनकी संस्कृति को देखकर ऐसा लगता है कि धार्मिक कर्मकांडों से ज्यादा ध्यान नागरिक जीवन पर था। पर वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य छोड़ गए, और वो है उनकी लिपि, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। तो अब हम एक नए दौर में आते हैं। यहां शहरों और इमारतों से ध्यान हटकर अब इंसानी मन के गहरे सवालों पर आ गया। सवाल जैसे कि हम कौन हैं, ये ब्रह्मांड क्या है और हमारे जीवन का आखिर मकसद क्या है। इस दौर की शुरुआत होती है वेदों से। ये भारत के शुरुआती साहित्यिक ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें ऐसे भजन हैं जो प्रकृति की शक्ति, जीवन के आश्चर्य और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति एक गहरी श्रद्धा दिखाते हैं। ये टाइमलाइन हमें विचारों के विकास का एक साफ नक्शा दिखाती है। सिंधु घाटी की भौतिक समृद्धि से लेकर वेदों के प्रकृति प्रेम तक और फिर उपनिषदों की दार्शनिक गहराई तक, ये भारत के बौद्धिक विकास का एक असाधारण सफर था, है ना? और फिर आते हैं उपनिषद, जो एक तरह की वैचारिक क्रांति लेकर आए। अब ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर आ गया। सवाल अब ये नहीं थे कि देवताओं को कैसे प्रसन्न करें, बल्कि सवाल थे अस्तित्व, चेतना और परम सत्य के रहस्यों को जानने के। उपनिषदों ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की परम चेतना और आत्मा यानी हमारे अंदर की व्यक्तिगत चेतना असल में एक ही हैं। ये विचार अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं के रूप में जाना गया, जिसने आत्म खोज को ही मोक्ष का रास्ता बताया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये गहरा दर्शन कैसे कहानियों में बुना गया और उन महान महाकाव्यों का रूप लिया जिन्होंने पीढ़ियों तक भारतीय समाज को एक आकार दिया। रामायण और महाभारत ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये भारत के सांस्कृतिक डीएनए का एक अहम हिस्सा हैं। इन महाकाव्यों ने समाज को एक नैतिक दिशा दी और उनकी छाप आज भी हमारी कला, हमारे त्योहारों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देती है। इन महाकाव्यों ने धर्म की अवधारणा को बिल्कुल केंद्र में रखा। धर्म मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो नैतिक व्यवस्था जो समाज और ब्रह्मांड को संभाले हुए है। ये सही आचरण, कर्तव्य और जिम्मेदारी का रास्ता है। और हाँ, महाभारत के अंदर ही हमें भगवत गीता मिलती है। कर्तव्य, कर्म और जीवन के उद्देश्य पर एक बहुत ही गहरा संवाद। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी दुनिया भर के लोगों को रास्ता दिखाता है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उस समय की जो वैदिक कर्मकांड परंपरा थी, उसको चुनौती देते हुए कुछ नए विचारक सामने आए, जिन्होंने आध्यात्मिक खोज के बिल्कुल नए रास्ते दिखाए। इसी दौर में दो महान हस्तियां सामने आईं, महावीर और बुद्ध। इन दोनों ने ही वैदिक परंपराओं से अलग आत्म अनुशासन और नैतिक आचरण पर आधारित एक नया रास्ता दिखाया। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसे हम यहां देख सकते हैं। एक तरफ वैदिक परंपरा थी जिसमें यज्ञ और पुरोहितों पर जोर था, वहीं दूसरी तरफ जैन और बौद्ध धर्म ने व्यक्तिगत नैतिकता, आत्मनियंत्रण और सबसे बढ़कर अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया। और एक और बड़ी बात,
उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। ये सारनाथ का ऐतिहासिक स्तूप है, वही जगह जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने धर्म का पहिया घुमाया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उनके विचारों का प्रसार शुरू हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का आधार बहुत ही तार्किक और मनोवैज्ञानिक था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का सिद्धांत दिया कि जीवन में दुख है, इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन इन इच्छाओं को समाप्त करके दुख को मिटाया जा सकता है, और इसे करने का एक निश्चित रास्ता भी है। ये एक व्यवहारिक दर्शन था जो हर इंसान के लिए था। चलिए, अब हम सफर के अंतिम पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे विचारों के इस लंबे इतिहास ने आखिरकार एक एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी। हुआ ये कि सिकंदर के आक्रमण ने भारत के छोटे छोटे राज्यों की कमजोरी को सबके सामने ला दिया। अब ये साफ हो गया था कि बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत और एक बड़े साम्राज्य की जरूरत थी, और इसी चुनौती ने भारत के पहले महान साम्राज्य के लिए रास्ता तैयार किया। और इस अवसर का फायदा उठाया 2 असाधारण लोगों ने। एक थे महान रणनीतिज्ञ चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ लिखा, और दूसरे थे उनके काबिल शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीतियों को हकीकत में बदला, भारत की पहली पेशेवर सेना बनाई, और इसी से उदय हुआ पहले महान भारतीय साम्राज्य का। इस तरह 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। पर यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। असल में यह सदियों के दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास का नतीजा थी, जिसने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को राजनीतिक एकता के धागे में पिरो दिया। तो सिंधु घाटी की शहरी योजना से लेकर बुद्ध के आत्मज्ञान तक, चाणक्य की कूटनीति से लेकर गीता के कर्म दर्शन तक, हमने एक लंबा सफर तय किया है। अब सवाल यह है कि हजारों साल पुराने इन विचारों की गूंज आज हमारी जिंदगी में कैसे सुनाई देती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।